हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज का ये जो लास्ट लेक्चर होने वाला है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर के, तो वो तीनों डेरिवेशन इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना टाइम खराब किए कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन। तो फर्स्ट we give the heading application of गॉस लॉ। ठीक है, तो पहला जो डेरिवेशन है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite long infinite uniformly charged wire। ठीक है, so this will be the first derivation, that electric field due to infinite long uniformly charged wire। देख, बहुत बड़ा सा वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट एक्सटेंडेड है बहुत, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो अगर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में कितना जनरेट होगा उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो लेट कंसीडर कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो दोनों तरफ एक्सटेंड कर दे। ओके, अभी इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये सारे पॉइंट्स है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा। ठीक है, पूरा एक्सटेंडेड वायर है यहाँ पे, तो वो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे उसको हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अराउंड एन infinitely long uniformly charged wire। तो इसके सराउंडिंग में एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, लेट कंसीडर दिस इज आवर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, तो मान लो कि हमें यहाँ पे जो पॉइंट है P, ओके, विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम दैट वायर, तो उस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले चीजें लेट कर लो। लेट लैम्बडा, तो लैम्बडा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। देन ई, तो ई क्या होगा? वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वायर, एंड जो हमने सिलेंडर लेट किया उसका लेंथ, उसका लेंथ हम एल कंसीडर कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस को जीएस लिखो। डन है, चलिए। तो अभी we have to find the, or let's write here, electric field is to be determined at point P, which is at
डिस्टेंस r फ्रॉम वायर। तो वहां पे पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अभी देखो, कंसीडर 3 सरफेसेस। ओके, तो यहाँ पे अगर फिगर में देखोगे तो तुम्हें 3 सरफेस दिखाई देंगे। एक ये DS1 जो पूरा कर्व्ड सरफेस है, DS2 और ये एक DS3। ठीक है, उसका एक छोटू सा पार्ट हमने कंसीडर किया। वैसे सरफेस S1, S2 एंड S3 है। ठीक है, सो DS1 इज कर्व्ड सरफेस ऑफ दैट सिलेंडर and DS2 and DS3 they are flat circular surface. They are flat circular surface. ठीक है, अभी जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डेरिवेशन का। ठीक है, वो समझ में आ गया तो डेरिवेशन काफी आसान रहेगा। ओके, तो अभी तक तो हमने पूरा डायग्राम में डिस्कस किया है। अभी जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी मान लो कि ये एक सिलेंड्रिकल चार्ज, सॉरी ये इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ठीक है, एक्सटेंडेड है पूरा दोनों साइड से। अभी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मली निकलेगा ऐसे, फिर यहाँ से नीचे से ऐसे, यहाँ से ऐसे डायगोनली ऐसे बाहर आएगा। ओके, यहाँ से ऐसे बाहर आएगा ऐसे। तो पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में सभी डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम इसको सामने से देखें, यही वायर को सामने से अगर देखे, इस वायर को अगर मैं यहाँ से ऐसे देखूं सामने से, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड इस तरह से होगा। ठीक है, अगर मैं सामने से यहाँ से देख रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो वही चीज अगर यहाँ पे हम लिखे तो वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की साइड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हमें तो एक ही फील्ड चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है मैंने वो ये वाला। ठीक है, ये वाला सामने से देखूं तो ये दिखाई देगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी उसके हिसाब से देखो, तो इसका जो एरिया वेक्टर है DS1 वो बाहर के साइड जाएगा। इसका जो एरिया वेक्टर है DS2 वो इस तरफ होगा। इसका जो एरिया वेक्टर है DS3 का वो इस तरफ होगा। So here, as you can see, DS1 that is parallel to electric field, DS2 is perpendicular to electric field, and DS3 is also perpendicular to electric field. Okay, ध्यान से डायग्राम देखो, समझ में आ जाएगा। बढ़िया। ओके, तो अभी हमें टोटल फ्लक्स चाहिए। टोटल फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS1 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS2 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS3। क्लियर है? सो फ्लक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे E डॉट DS1, E डॉट DS1, तो वो दोनों पैरेलल है, तो ये आएगा E ds cos 0 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds cos 90 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds cos 90। तो cos 90 कितना होता है? cos 90 तो 0 होता है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ओके, दिस विल टर्न आउट टू बी 0। तो फ्लक्स कितना रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कम आउट सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS1। तो DS1 यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर, ओके, तो वो होता है 2πr/h। तो h यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर हम लेते थे, उसके बदले क्या आएगा? लेंथ। तो फ्लक्स कितना आया? E इंटू 2πr/h।
So this is the first equation we got, E into 2 pi r L. ठीक है, अभी गॉस लो by Gauss law, if you write phi is equal to q upon epsilon naught, तो q कितना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू q बाई एल, तो उसके हिसाब से लिखो तो q कितना होगा लैम्बडा इंटू एल, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो लैम्बडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो चार्ज कितना होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ. तो इन दोनों को कंपेयर कर लो बाय 1 and 2. So by 1 and 2. So E into 2 pi RL is equal to lambda L upon epsilon naught. So L से L कैंसिल हो जाएगा. So E का वैल्यू क्या आएगा lambda upon 2 pi R epsilon naught. So this is the electric field at a distance R. ठीक है, गॉसियन सरफेस का शेप कोई भी कंसीडर करो, आपका आंसर यही आने वाला. क्लियर है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन मेथड के साथ अच्छे से लिख के दिया है यहाँ पे. ठीक है, कॉपी में जरूर लिखना. ओके, और कोई भी स्टेप अगर ना समझ में आए कमेंट में पूछ लो. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने बताया, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर रेफरेंस फिगर यहाँ पे बनाना है तो बना सकते हो. ऑन द फ्रंट और फ्रॉम द साइड इफ यू ऑब्जर्व वायर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिखेगा. ओके, तो ये चीजें याद रखनी है, समझना है, डेरिवेशन को रटना नहीं है. ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेशन है, 2 और डेरिवेशन है आगे, तो पहले ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट सेकंड वन आगे देखते हैं. चलिए, तो आगे सेकंड डेरिवेशन देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट. ठीक है, तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन. सी, बाकी की चीजें जो कॉमन है वो ऐसे ही रहने दी है. ठीक है, ताकि डेरिवेशन समझ में आए कि हाउ कंपैरेटिवली यू कैन लर्न. ठीक है, एक डेरिवेशन करो तो दूसरा अपने आप समझ सकते हो. तो यहाँ पे मान लो कि एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट है. ओके, तो यहां से एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करो. Like this. Okay, consider a cylindrical Gaussian surface. So cylindrical Gaussian surface around infinitely charged plane sheet. तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल फिगर है, उसमें वायर था तो लीनियर चार्ज था, ये प्लेन शीट है. यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें कंसीडर करना है. ठीक है, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ से यहाँ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कंसीडर. इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस. यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट P है. ओके, विच इज एट अ डिस्टेंस R. ओके, दोनों साइड ले सकते हो. तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ दिस प्लेन शीट. क्लियर है, so sigma is surface charge density, is the electric field, R is the distance of point P from plane sheet, और A क्या area of cross section. So here electric field is to be determined at point P at distance
are from infinite charged, uniformly charged plane sheet. ठीक है, तो सेम जैसा कि हमने प्रीवियस डेरिवेशन में किया था वैसे ही 3 सरफेस कंसिडर कर लो। एक सरफेस ये हो गया ds1 आउटवर्ड होगा, एक सरफेस ये कंसिडर कर लो ds2, और तीसरा सरफेस ये कंसिडर कर लो ds3। क्लियर है? अभी यहाँ पे इस प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो कंसिडर कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक बुक है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल, तो ये एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है, पूरा ऐसा चार्ज फैला हुआ है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे आएगी बाहर, लाइक दिस। ओके, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे बाहर आएगी और पीछे इस तरह से नॉर्मली बाहर आएगी सरफेस से, नॉर्मली 90 डिग्री। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स पे फील्ड है वो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से सभी फील्ड बाहर आएगी। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे ये वाला और इस साइड पे ये वाला। ठीक है, तो अभी ds1 देखो, तो ds1 और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ds2 और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो टोटल फ्लक्स अगर निकाले तो ds3 cos 0 होगा, यहाँ पे ds2 cos 0 होगा और ds1 cos 90 होगा। तो आई होप कि दोनों में जो डिफरेंस है वायर वाले डेरिवेशन और इसमें वो क्लियर है। उसमें ये 0 हुआ था, ये दोनों 90 थे, इसमें ये दोनों 0 हो गए, ये 90 हो गए। इसमें कैंसिल कौन सा होगा, पहला वाला सरफेस। तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds2 प्लस a इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds3। तो जिसका यहाँ पे जो फ्लैट सर्कुलर सरफेस है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a। तो फ्लक्स कितना आएगा, E डॉट ए प्लस E डॉट ए, वो आएगा 2EA। तो फ्लक्स कितना आया, 2EA। अभी यहाँ पे देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यानी चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। तो गॉस लॉ में चार्ज जो है वो रख दो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन कंपेयर कर लो। तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कैंसिल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक चीज देखो कि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, यहाँ पे कोई आर का वैल्यू नहीं है तो हमने यहाँ पे लेफ्ट किया। ओके, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यू कैन से। तो वो सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है वो प्लेट का, वो शीट का, तो उसके ऊपर ही सिर्फ डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये शीट से यहाँ पे फाइंड करो या यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, तो सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन रहेगा, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पोजीशन के साथ चेंज नहीं होता है, चाहे प्लेट के नजदीक हो या दूर हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप कि सेकंड डेरिवेशन भी एकदम क्लियर है। आइडेंटिकल स्टेप्स ही है, एक लर्न कर लो दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, खुद से लिखो तभी जाके ये आपको डेरिवेशन करना इजी लगेगा। ठीक है, तो खुद से नोट्स लिख के खुद से भी लिखना है लर्न करके, so that will be the best practice to learn the derivation। तो आई होप कि सेकंड डेरिवेशन भी एकदम क्लियर है। चलिए, तो इसके बाद हम थर्ड डेरिवेशन देखते हैं। चलिए, तो थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
uniformly charged thin spherical shell। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो ध्यान रखना, सॉलिड स्फीयर अगर पूछा है तो वो अलग चीज है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। वो अभी एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट वो करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका डेरिवेशन स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अभी हम जो चीज कर रहे हैं, 3 एप्लीकेशंस, वो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो याद रखना, ये थिन स्फेरिकल शेल है, शेल यानी होलो, ओके। वो अंदर से होलो होगा, अंदर से खाली होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कंसीडर कर ले, पहले लिखते, लेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell of radius capital R। तो एक स्फेरिकल शेल बनाते हैं, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, थोड़ा नीचे बना देते हैं, ठीक है। इसका जो रेडियस है, वो रेडियस क्या है, आर। ये अंदर से खाली, अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज लाइक दिस। तो ये प्लास्टिक बॉल है, तो ये अंदर से खाली होती, राइट। तो दिस इज अ होलो स्फेरिकल शेल, तो अंदर कुछ नहीं होगा। अगर वहीं आप स्पंज बॉल कंसीडर कर लो, ठीक है, वो स्पंज बॉल आते हैं, तो वो अंदर से भी उसके अंदर मास होता है, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज सॉलिड स्फीयर। ये क्या है, ये है स्फेरिकल शेल। तो अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसमें 3 केस हम बना सकते हैं। एक तो बाहर फाइंड करो, इसके ऊपर फाइंड करो, या इसके अंदर फाइंड करो। तो 3 डिफरेंट केसेस वी हैव टू सॉल्व। तो पहला केस हम कंसीडर कर लेते हैं आउटसाइड। तो जो डिस्टेंस है वो पार होगा, तो इसके लिए हम गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। लेट स्फेरिकल गॉसियन सरफेस of radius r, which is greater than r, around the uniformly charged spherical shell, ठीक है। तो उसके सराउंडिंग में हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, जिसका खुद का रेडियस है r, लाइक दिस, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो है r, ओके। ऊपर बना दे, चलिए। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से सभी डायरेक्शन में बाहर जाएगा, लाइक दिस यू कैन कंसीडर। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे डायरेक्शन में यू कैन शो, क्लियर है। अभी स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लो, लेट स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। तो यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लो गॉसियन सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगी, और ds भी उसी डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो कितना आएगा, d5, ओके। छोटा एरिया है तो छोटा फ्लक्स d5, दैट इज इक्वल टू E डॉट ds। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो E डॉट ds कॉस
cos 0। तो cos 0 कितना होता है 1, तो डी फाई का वैल्यू कितना आया ई डॉट डी एस। अभी टोटल फ्लक्स अगर चाहिए तो टोटल फ्लक्स कितना रहेगा, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो सरफेस इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना रहेगा, चलिए स्फीयर का सरफेस एरिया बता दो कितना होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया, ये स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस वाला स्फीयर हमें कंसीडर करना है। तो कितना रहेगा, वो रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स मिल गया, गॉस फ्लो से भी फ्लक्स लिख लो, बाय गॉस फ्लो फ्लक्स कितना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, कंपेयर कर लो दोनों को। तो बाय 1 and 2 if you write E dot 4 pi r square and q by epsilon naught, तो E कितना आएगा 1 by q अपॉन 4 pi epsilon naught r square। तो देखो 4 pi epsilon naught यानी k, तो ये आया k q by r square। तो ऐसा फॉर्मूला तो देखा हुआ है, ये कौन सा फॉर्मूला है, k q by r square। इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस के ऊपर जो भी पूरा चार्ज है वो सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, ठीक है। तो इट मींस फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हेंस इट मींस entire charge is concentrated at the center of the earth। तो ये पूरा का पूरा चार्ज है वो यहाँ सेंटर में कंसंट्रेट किया हुआ है और इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ये तो अभी एक केस सॉल्व हुआ, दैट इज कि हमने पॉइंट आउटसाइड कंसीडर किया है, ठीक है। सेकेंड केस क्या होगा, दैट इज ऑन स्फीयर। तो अगर ऑन स्फीयर कंसीडर कर रहे हो तो आर विल बी इक्वल टू आर, तो फॉर्मूला बन जाएगा ई इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर। सिंपल, आर से रेडियस को सब्सटीट्यूट कर दो जो ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस, ठीक है। अभी तीसरा केस क्या होगा, थर्ड केस, केस नंबर 3, दैट इज इनसाइड द स्फीयर। तो अगर अंदर के साइड, ठीक है, गॉसियन सरफेस लेट करो r इज लेस देन r, अंदर के साइड यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस अगर लेट करें हम, ओके, तो उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा पहले वो सोचो, ठीक है। क्योंकि हमें फ्लक्स चाहिए तो एनक्लोज चार्ज तो होना चाहिए, ओके। स्फीयर के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है, तो सारा चार्ज तो यहाँ पे है, ओके। इसीलिए सॉलिड स्फीयर में अलग आता है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में यहाँ पे चार्ज अंदर होगा, इसमें सारा का सारा चार्ज है वो सरफेस के ऊपर है। तो अगर अंदर कंसीडर कर रहे हो तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो देयर इज नो enclosed charge, there is no enclosed charge, electric field inside will be 0। तो आई होप कि ये वाला डेरिवेशन भी एकदम क्लियर है, ठीक है, बढ़िया है, आसान है। तो हमने तीनों के तीनों जो एप्लीकेशन है गॉस फ्लो के वो यहाँ पे कंप्लीट किए है। अभी तीनों फॉर्मूला के हिसाब से उनके रिस्पेक्टिव ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का यानी डिस्टेंस का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें। तो उसके पहले ये वाला डेरिवेशन कॉपी में नोट करो, फिर ग्राफ देखते हैं।
चलिए, तो पहला था इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ओके। दूसरा था इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। ओके। और तीसरा था थिन स्फेरिकल शेल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आया था? E इज इक्वल टू लेमड़ा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसका ये फॉर्मूला आया था। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है। इनफाइनाइट प्लेन शीट, इसके लिए क्या आया था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें E इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आर। तो ग्राफ बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें 3 केस आएंगे। एक आउटसाइड, वो आया था E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, where r is greater than रेडियस। फिर ऑन, तो वो वाले केस में इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। और थर्ड था इनसाइड, तो इनसाइड में तो कोई फील्ड नहीं आएगा क्योंकि एनक्लोज चार्ज नहीं बन रहा था। तो अभी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी देखो। ओके, इस वाले केस में तो इसमें आ रहा है E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये तो वैसे ही कांस्टेंट है और यहाँ पे वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ग्राफ का अगर शेप देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, तो इसका ऐसा आएगा। ओके, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसमें कोई ग्राफ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर, तो ये आर इज इक्वल टू आर रेडियस तक, ये उससे कम और ये उससे ज्यादा। ठीक है, रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस यानी आउटसाइड, ये पार्ट होगा इनसाइड वाला, ये होगा आउटसाइड। ओके, तो इनसाइड तो 0 है। फिर अचानक यहाँ पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, कितनी? के क्यू बटे आर स्क्वायर जितनी। और वहां से ग्राफ ऐसे आएगा बिकॉज ये इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो आई होप कि ग्राफ क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्राफ तो आनी ही चाहिए। ओके, तो मैंने तीनों का ग्राफ बता दिया आपको। अब इसके बाद कुछ JEE और नीट के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए, तो कुछ नीट के क्वेश्चंस करते हैं। So two parallel infinite line charges with linear charge density lambda and negative lambda coulomb per meter, they are placed at a distance of 2r in free space. तो कुछ इस तरह से दो लाइन चार्जेस है, इनके बीच में डिस्टेंस है 2r। ओके, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिडवे बिटवीन टू लाइन चार्जेस? तो यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है, तो इसका डिस्टेंस होगा r, इसका होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो लगेगा, तो यहाँ पे सपोज पॉजिटिव चार्ज मान लो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे मान लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, तो वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है वो ऐड करना है सीधा। तो पॉजिटिव की वजह से लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और उसकी वजह से भी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर ही लेना है, 2r मत लेना क्योंकि यही डिस्टेंस कंसीडर करना है। ठीक है, इसकी पॉजिटिव के लिए ये आर, नेगेटिव के लिए ये आर, और दोनों ऐड होंगे, वेक्टर एडिशन होगा यहाँ पे।
तो ये आएगा लैम्बडा बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, नीट का है वैसे भी। Now see, a hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. तो uniformly charged hollow sphere है, ठीक है। तो ये spherical shell वाला केस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस r, तो उसका ग्राफ अभी हमने बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और r का। अंदर जीरो रहता है, फिर राइज होके डिक्रीज करता है, ठीक है। तो जीरो एज r इंक्रीज फॉर r लेस देन r and decrease is for r greater than r, फिर जीरो और इंक्रीज सेम ऑप्शन है, देन डिक्रीज फॉर बोथ केस एंड इंक्रीज फॉर बोथ केस। तो ऑप्शन ए सही है, इसमें अंदर जीरो रहेगा और बाहर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्चुअली अगर लर्न करो तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होने वाला, ठीक है। अब आसानी से आ ही जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन नोट करो, फिर थर्ड आगे देखते हैं। Okay, let's solve the question number 3. An infinite line charge produces a field of 9 into 10 power 4. The electric field is given Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. So it will be 2 into 10 power minus 2 meter. ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, E is equal to lambda by 2 pi r epsilon naught। तो इसको रीअरेंज कर दो पहले। अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो नीचे 4 pi epsilon naught बनेगा। 4 pi epsilon naught क्या होता है, k। तो इसका अनदर फॉर्म आ गया 2k लैम्बडा बाई r। तो इससे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे हम। वी हैव टू कैलकुलेट द लैम्बडा, तो ये होगा e r बाई 2k, e यानी 9 इंटू 10 पावर 4, r कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9। तो 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ये होगा 10 पावर 4 माइनस 2 माइनस 9, ठीक है। तो ये कितना आएगा, -4 माइनस 2 यानी 2 माइनस 9, 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर, सॉरी ये आएगा कूलम पर मीटर, ठीक है। चलिए, टू thin large metal plates, they are close to each other. On their inner faces, surface charge density is of opposite sign. यहाँ पे प्लेट 1 है, ऊपर बना देते हैं। This is plate number 1. Let's say this is plate number 2. It is having a magnitude 17 into 10 power minus 22. So sigma 17 into 10 power minus 22. Okay. आउटर रीजन ऑफ प्लेट 1, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करो तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। एज प्लेट की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इसका आंसर आएगा 0। आउटर रीजन ऑफ प्लेट 2, यहाँ पे बोला है तो पॉजिटिव चार्ज अगर एज्यूम करें तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। अगर डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगा। बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो वहां पे सेम डायरेक्शन में वो ऐड हो जाएगा। तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2, सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 17 इंटू 10 पावर माइनस 22, एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85, 10 पावर माइनस 10, डिवाइड कर दो,
ये आएगा 1.92 इंटू 10 पावर माइनस, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, तो नोट कर लो कल। तो चलिए यहाँ पे हमने जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 फिजिक्स का, ठीक है, वो पूरा का पूरा चैप्टर विथ मैनी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया है। तो आई होप कि पूरा चैप्टर आपको क्लियर है। फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में या एक्स्ट्रा टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन कमेंट इट डाउन, उसके ऊपर भी एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि एंटायर चैप्टर इज क्लियर। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द